Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about William Faulkner and his most important work, The Sound and the Fury, in detail. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. William Faulkner, 1897 to 1962, born in New Albany, Mississippi, an American writer known for novel and short stories, set in fictional Yoknapatawha County based on Lafayette County, Mississippi, where Faulkner spent most of his life. विलियम फॉकनर जो है अमेरिकन राइटर हैं। ये नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म न्यू एल्बानी मिसिसिपी में हुआ था और इनकी जो नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज है वो एक फिक्शनल टाउन में सेट होता है और उसका नाम है योकनापतवा काउंटी, जो कि ऐसा माना जाता है कि वो बेस्ड है किस पर, लैफेट काउंटी है मिसिसिपी में, उसी पर आधारित योकनापतवा काउंटी है जगह का नाम। फिक्शनल ये जगह है, रियल जगह तो लैफेट काउंटी है बट फिक्शनल उसका नाम इन्होंने दिया योकनापतवा। और ऐसा कहा जाता है कि लैफेट काउंटी जो मिसिसिपी में है वहाँ पे विलियम ने अपने ज़्यादातर, जो फॉकनर हैं इन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ वहीं पे स्पेंड किए हैं। हिज फैमिली वेंट टू ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी व्हेन ही वॉज चाइल्ड। जब ये बच्चे थे तो इनकी फैमिली मिसिसिपी ऑक्सफोर्ड वहाँ पहुँची थी, वहाँ वो लोग सेटल हुए थे। ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही ज्वाइन रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें नोबेल प्राइज़ मिला है 1949 में, पुलित्जर प्राइज़ मिला है इनको 1955 में, 1963 में, नेशनल बुक अवार्ड मिला 1951 में, 1955 में भी। ही मूव टू न्यू ऑर्लियंस वेयर ही रोट हिज फर्स्ट नॉवेल सोल्जर्स पे। ये न्यू ऑर्लियंस नामक जगह जाते हैं जहाँ पे इन्होंने पहला अपना नॉवेल लिखा था सोल्जर्स पे करके, जो कि 1925 में आया था। फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड में लिखा था शॉर्टरीज करके नॉवेल है, 1927 में ये आया था। और ऐसा माना जाता है कि शॉर्टरीज जो वर्क है इनका, ये पहला नॉवेल है जो इनके फिक्शनल टाउन योकनापतवा में क्या हुआ था, सेट हुआ था। तो उनके और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से उन्हें देख लेते हैं। मार्बल फॉर्न करके 1924 में आया था, ये एक पेस्टोरल पोएम है। मॉस्किटोज 1927 में आया था। द साउंड एंड द फ्यूरी जो कि इनका सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस नॉवेल है, 1929 में आया था। एज आई ले डाइंग 1930 का वर्क है। रिवील्स द साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ अ सब नॉर्मल पुअर वाइट फैमिली ऑन ए पिलग्रिमेज टू बरी हिज डियर मदर। एज आई ले डाइंग में क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप दिखाया गया है किसका, एक सब नॉर्मल पुअर फैमिली है, वाइट फैमिली है, और ये लोग क्या करते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं अपनी मदर को बरी करने के लिए। नेक्स्ट इनका वर्क है सेंचुरी, 1931 में आता है। सैडिस्टिक हॉरर स्टोरी है। अनदर हॉरर स्टोरी इज लाइट इन अगस्त 1932 में आता है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो फोर्सेस है लाइफ के, उसको बैलेंस्ड फॉर्म में दिखाया गया है। साथ ही रिलेशन दिखाया गया है बिटवीन मैन एंड वुमेन के बीच में एंड ब्लैक एंड वाइट के बीच में। नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्सलम। एब्सलम 1936 का वर्क है। ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ द डायनेस्टिक डिजायर ऑफ द प्लांटर कॉलोनल शुटपेन। द अनवेंकिस 1938 का वर्क है। द वाइल्ड पाम्स 1939 का वर्क है। सोज द इफेक्ट्स ऑफ मिसिसिपी फ्लड। तो ये कौन सा वर्क है जिसमें मिसिसिपी फ्लड के बारे में इन्होंने लिखा है, तो दैट इज द वाइल्ड पाम्स। एक्चुअली ये द वाइल्ड पाम्स है जो मिसिसिपी में फ्लड आया था उसके इफेक्ट को दिखाता है। और वहीं जो एब्सलन वर्क है ये एक तरह से ट्रेजिक डाउनफॉल दिखाता है किसका, एक प्लांटर है कॉलोनल शुटपेन करके इनका। And the Hamlet 1940, the first volume of a trilogy, shows the rise to power of the depraved Snopes family. इनका जो द हैमलेट वर्क है 1940 का, ये ट्रायलॉजी का फर्स्ट वॉल्यूम है और इसमें स्नोप्स फैमिली के बारे में दिखाया गया है। इंट्रूडर इन द डस्ट 1948 का वर्क है। मोर कंपेशनेट टेल ऑफ अ ब्लैक मैन ऑन ट्रायल। तो इसमें क्या किया गया, इंट्रूडर इन द डस्ट में जो ब्लैक मैन है उसके ट्रायल के बारे में ये स्टोरी है। रिक्वेम फॉर अ नन 1951 का वर्क है। ये सिक्वल है। सेंचुरी जो इनका वर्क है उसी का ये सिक्वल है। कौन सा वर्क, रिक्वेम फॉर अ नन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंचुरी का सिक्वल वर्क कौन सा है,
रिक्वेम फॉर अ नन और कब पब्लिश हुआ था 1951 में। कंबाइंस द फॉर्म्स ऑफ प्ले एंड नॉवेल टू ट्रीट द टॉर्चर्ड रिडेम्पशन ऑफ टेम्पल ड्रैग। तो एक तरह से कॉम्बिनेशन है ये प्ले और नॉवेल फॉर्म का, और जिसमें टेम्पल ड्रैग के रिडेम्पशन के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज अ फेबल 1954 का वर्क है। इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। अ लेंदी पैराबल ऑफ द पैशन ऑफ क्राइस्ट सेट इन द फ्रेमवर्क ऑफ फॉल्स आर्मिस्टिक एंड एक्चुअल म्यूटिनी इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है, जिसमें आर्मिस्टिक और एक्चुअल म्यूटिनी के बारे में बताया गया है, और पैशन ऑफ क्राइस्ट के भी इसमें इसका पैराबल के रूप में ये प्रेजेंट किया गया है, जो फैबल है। नेक्स्ट इनका वर्क है द टाउन 1957 का वर्क है। न्यू ऑर्लियंस स्केचेस 1958 का वर्क से। द मैंसन 1960 का वर्क से। द रिवर्स 1962 का वर्क से। इसके लिए भी इनको पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। पब्लिश जस्ट बिफोर द ऑथर्स डेथ। तो वो कौन सा वर्क है जो ऑथर के डेथ के जस्ट बिफोर पब्लिश हुआ था, तो वो है द रिवर्स करके, और इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला है। कुछ इनकी स्टोरीज भी हैं। दिस 13 करके 1931 में आता है। आइडल इन द डेजर्ट 1931 में आता है। मिस जिल्फिया ग्रांट 1932 में आता है। डॉक्टर मार्टिनो 1934 में आता है। डॉक्टर मार्टिनो। गो डाउन मॉसेस 1942 का वर्क है। इसमें एक नॉवेलेट भी इंक्लूड है, उसका टाइटल है द बियर। नाइट्स गैम्बिट 1949 का वर्क है। बिग वुड्स 1955 का वर्क है। सलमा गुंडी 1932 का वर्क है। फ्लैग्स इन द डस्ट 1973 का वर्क है। नगानो 1956 का वर्क है। फॉकनर इन द यूनिवर्सिटी 1959 का वर्क है। फॉकनर एट वेस्ट पॉइंट 1964 का वर्क है। ये कुछ वर्क जो हैं वो फॉकनर के डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। अ प्ले इन वन एक्ट 1975। तो कौन सा वर्क है जो 1975 में पब्लिश हुआ था? अ प्ले इन वन एक्ट। मे डे 1976 का इनका वर्क है। द विशिंग ट्री 1967 का वर्क है। सिलेक्टेड लेटर्स 1977। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी के बारे में डिटेल में, जो कि 1929 का नॉवेल है। इन 1998 मॉडर्न लाइब्रेरी रैंक्ड एट 6th ऑन द लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल ऑफ 20th सेंचुरी। एक्चुअली मॉडर्न लाइब्रेरी ने क्या किया, 20th सेंचुरी के जितने भी अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवेल थे उनमें से 100 को सिलेक्ट किया, और उस 100 की लिस्ट में द साउंड एंड द फ्यूरी किस नंबर पे था? 6th नंबर पे था। इट इज सेट इन जेफरसन मिसिसिपी इन द फर्स्ट थर्ड ऑफ 20th सेंचुरी। द साउंड एंड द फ्यूरी जो है वह कहाँ पे सेट हुआ है? जेफरसन मिसिसिपी में। और कब? जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट थर्ड है। द नॉवेल सेंटर्स ऑन द कॉम्सन फैमिली। पूरे नॉवल में किसके बारे में बताया गया? कॉम्सन फैमिली और उनके मेंबर्स के बारे में बताया गया है, और साथ ही ये भी दिखाया गया है कि द फैमिली फॉल्स इन फाइनेंशियल रूइंस एंड लॉसेस इट्स रिलीजियस फेथ। तो इस फैमिली के साथ क्या होता है, कैसे वो फाइनेंशियल रूइन हो जाता है, इस फैमिली की बर्बादी हो जाती है फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, और कैसे इनका रिलीजियस फेथ जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ इस नॉवल में दिखाया गया है कॉम्सन फैमिली के बारे में। इट डील्स विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। साथ ही इस नॉवल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस भी प्रेजेंट है। द नॉवल इज सेपरेटेड इनटू 4 नैरेटिव्स। टोटल नॉवल को 4 डायरेक्शन में प्रेजेंट किया गया है, मतलब 4 नरेटर्स की व्यू पॉइंट से क्या किया गया, इसको प्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे कह सकते हैं कि टोटल नॉवल को कितने नरेटर्स ने प्रेजेंट किया? 4 नरेटर्स ने। और वो कौन कौन से 4 नरेटर्स हैं देख लेते हैं। फर्स्ट जो है बेंजामिन है। बेंजामिन कॉम्पसन है, जो कि कॉम्पसन फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है, अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटा है, और इसका निकनेम बेंजी है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड 33 ईयर्स ओल्ड। ऐसा कहा जाता है कि बेंजामिन जो है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है, 33 साल का है। बेंजीज सेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिसजॉइंटेड नरेटिव स्टाइल विथ फ्रीक्वेंट क्रोनोलॉजिकल लिप्स। तो जो बेंजी ने जिस पार्ट को नरेट किया नॉवेल का, वो डिसजॉइंटेड नरेटिव स्टाइल में प्रेजेंट है, और साथ ही जो फ्रीक्वेंट क्रोनोलॉजिकल लिप्स है वो भी दिखाता है। सेकंड नरेटर कौन है सेकंड सेक्शन का?
क्विंटन कॉप्सन है जो कि सबसे बड़ा बेटा होता है कॉप्सन फैमिली का। बेंजी का बड़ा भाई है और साथ ही लेटर ऑन ये थोड़ा सा अपनी फैमिली की कंडीशन से डिस्टर्ब हो जाता है अपने फादर की वजह से और साथ ही अपनी सिस्टर की वजह से। तो इस वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। द थर्ड सेक्शन इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जैसन, क्विंटन's सिनिकल यंगर ब्रदर। जो थर्ड सेक्शन है वो किसके द्वारा नरेट किया गया? जैसन के द्वारा नरेट किया गया है, जो कि थर्ड चाइल्ड है उस फैमिली का और दूसरा बड़ा बेटा है। और क्विंटन्स का ये क्या है, एक तरह से सिनिकल ब्रदर है। और मतलब ये जैसन जो है ना बिल्कुल अपने भाई बहनों से बिल्कुल अलग है। ये मतलब बहुत अच्छे बाय नेचर वगैरह बिहेव भी अच्छा नहीं होता है। फोर्थ सेक्शन जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा? डिस्ले के द्वारा। डिस्ले गिब्सन जो है इस फैमिली का सर्वेंट होता है, ब्लैक सर्वेंट होता है कॉम्पसन फैमिली का। और उसका जो रिलेशन होता है जैसन और मिस क्विंटन के साथ वो भी दिखाया गया है। मिस क्विंटन कौन है, इनके बारे में आगे चल के बात होगी कैरेक्टर्स वाले लिस्ट में। द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ्स फेमस सोलिलोकी एक्ट 5 सीन 5 इन मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस नॉवेल का टाइटल कहाँ से लिया गया है? विलियम शेक्सपियर का जो फेमस ट्रेजेडी है वन ऑफ द फोर्थ मैकबेथ है। और मैकबेथ का एक सोलिलोकी है। मैकबेथ जो इनका प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें मैकबेथ का ही एक स्टेटमेंट है, सोलिलोकी है, जो कि एक्ट 5 सीन 5 में दिखाया गया है। मैकबेथ इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द प्ले मैकबेथ। तो उसी से लिया गया है इस नॉवेल का टाइटल। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जैसन कॉप्सन थर्ड, फादर ऑफ द कॉप्सन फैमिली, a lawyer, pessimist and alcoholic with cynical opinion that torments his son Quentin। जैसन कॉप्सन थर्ड कौन है? वो फादर है कॉप्सन फैमिली का, मतलब इस फैमिली में वो फादर है और वो एक लॉयर है। साथ ही वो बहुत पेसिमिस्ट है और एल्कोहलिक भी है। और साथ ही जैसन कॉप्सन की जो सिनिकल ओपिनियन है, इसकी वजह से जो सबसे बड़ा बेटा क्विंटन कॉप्सन है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसके सुसाइड के पीछे ये भी एक वजह होता है। कैरोलाइन बॉस्कॉम कॉप्सन जो कि जैसन कॉप्सन की वाइफ है, इस फैमिली की मदर हैं, अ सेल्फ ऑब्जर्व न्यूरोटिक हु नेवर शोज अफेक्शन फॉर हर एनी चिल्ड्रेन एक्सेप्ट जैसन बिकॉज ही टेक्स हर साइड। बहुत न्यूरोटिक टाइप की ये लेडी है और किसी बच्चों को लेकर इनके कोई लगाव नहीं होता है इनके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा जैसन को लेकर लगाव होता है बिकॉज जैसन इनका साइड लेता है इस वजह से। क्विंटन कॉप्सन थर्ड, द ओल्डेस्ट कॉप्सन चाइल्ड, पैशनेट एंड न्यूरोटिक हु कमिट्स सुसाइड ड्यू टू हिज फादर्स पैसिमिस्टिक फिलॉसफी एंड हिज सिस्टर्स सेक्सुअल अफेयर्स। क्विंटन कॉप्सन थर्ड जो है सबसे बड़ा बेटा है इस फैमिली का, सबसे बड़ा बच्चा भी है और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, पैशनेट हो जाता है, न्यूरोटिक हो जाता है और इसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ता है। सुसाइड के पीछे का दो रीज़न है, एक तो इसके फादर, दूसरी इसकी सिस्टर। कैडेंस कॉप्सन कैडी, सेकेंड कॉप्सन चाइल्ड, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड केयरिंग। कैडेंस कॉप्सन जो है वो इस घर की बेटी है और साथ ही ये दूसरे नंबर पे है अपने भाई बहनों में और स्ट्रॉन्ग विल पावर की है, साथ ही केयरिंग है। बेंजी की सबसे अच्छे से केयर यही करती हैं और साथ ही ये क्विंटस की बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी होती हैं। अकॉर्डिंग टू फॉकनर शी इज़ द ट्रू हीरो ऑफ द नॉवेल। तो ऐसा कहा जाता है फॉकनर के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो कैडेंस जो है इस नॉवेल के लीडिंग कैरेक्टर है। जैसन कॉप्सन फोर्थ, द बीटर ओपनली रेसिस्ट द थर्ड चाइल्ड हु इज अंडर मॉनिटरी डेप्थ एंड फेस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। जैसन कॉप्सन जो है वो थर्ड नंबर पे है और दूसरा बड़ा बेटा है, ये बहुत ही ये बीटर टाइप का है, रेसिस्ट है क्योंकि इसका जो सर्वेंट है वो ब्लैक होता है तो उसके साथ इसकी अच्छे से बनती नहीं है और साथ ही ये मॉनिटरी डेप्थ में भी होता है, मतलब ये कर्ज में रहता है और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी इसको है। ये एक फार्मिंग गुड्स स्टोर में वर्क करता है। बेंजामिन बेंजी, mentally challenged fourth child who is constant source of shame and grief for his family, especially his mother. Caddy is the only who has genuine love for him. बेंजी ऑलरेडी बताया जा चुका है कि मेंटली चैलेंज्ड ये बच्चा है, फोर्थ नंबर पे है, सबसे छोटा है
उस घर में, और मेंटली चैलेंज्ड होने की वजह से हमेशा कॉप्सन फैमिली के लिए ये दुख और सेम का कारण बना रहता है, स्पेशली ये अपनी मदर के लिए। और कैडी जो इसकी सिस्टर होती है वो इसकी बहुत अच्छे से केयर करती है। दिलसे गिब्सन, द सर्वेंट एंड ऑब्जर्वर ऑफ कॉप्सन फैमिलीज डिक्लाइन। दिलसे गिब्सन जो है वो सर्वेंट है इस फैमिली की, और साथ ही इस फैमिली के डिक्लाइन को भी वो ऑब्जर्व करती है। सी हैज़ 3 चिल्ड्रेन, इनके 3 बच्चे होते हैं, वर्स, फ्रोनी और टीपी। और वहीं पे फ्रोनी का एक बेटा होता है जो इनका ग्रैंड चाइल्ड है, लस्टर। और ये सभी लोग क्या करते हैं, बेंजी की केयर करने के लिए इनको लोगों को रखा गया है। मिस क्विंटी कॉप्सन कौन है? कॉप्सन फैमिली की जो बेटी कैडी है उसकी डॉटर है। हु गोज टू लिव विद कॉप्सन फैमिली व्हेन हर्बर्ट डाइवोर्स्ड हर मदर। तो ये कॉप्सन फैमिली में रहने तब जाती है जब कैडी का डाइवोर्स हो जाता है हर्बर्ट के साथ। सी इज वाइल्ड एंड रन्स अवे फ्रॉम होम। थोड़ी ये वाइल्ड नेचर की होती है जैसे की तरह, और ये घर छोड़कर भाग जाती है। ऑफन रिफर्ड एज क्विंटिन सेकेंड एंड मिस क्विंटिन। ऑलवेज इसको क्विंटी सेकेंड या मिस क्विंटिन के रूप से जाना जाता है, सो दैट कि इसका जो नेम है, तो मिस क्विंटन को क्विंटन सेकेंड और मिस क्विंटन के नाम से जाना जाता है, सो दैट कि इसका नाम इसके अंकल जो क्विंटन के ऑप्शन है उससे थोड़ा सा डिफर हो। और क्विंटन का ऑप्शन कौन है बताया जा चुका है कि इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है जो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है अपने फादर और अपनी सिस्टर की वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।